हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी 11 को। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब बिना वक्त गवाएं आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी के सस्पेंस और ट्विस्ट आपके दिमाग को हिला कर रख देंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक आदमी को मारकर उसे पेट्रोल डालकर जला देता है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है एक फाइनेंस कंपनी में, जहां पर कुछ चोर आकर वहां के सारे गहने और पैसों को चुरा ले जाते हैं। इसी के दौरान वहां का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उस सिक्योरिटी गार्ड को गन से मार देता है। अब अगले सीन में हमें अरविंद नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है और अब ये चोरी का केस अरविंद को मिलता है, तो अरविंद इस केस की जांच करने लगता है। अब अरविंद इतनी गहराई से जांच पड़ताल करता है कि वो अगले ही दिन उन चोरों को पकड़ लेता है। तभी हमें पता चलता है कि अरविंद इस चोरी वाली केस को पहले से ही फॉलो कर रहा था। और इसी बीच अरविंद को मालूम पड़ा कि ये चोर सिर्फ फाइनेंस कंपनी में ही चोरी कर रहे हैं। इसी बीच अरविंद ने एक एरिया में जाकर वहां के फाइनेंस कंपनी में मौजूद सारे गहने और पैसों के अंदर ट्रैकर लगा दिया था और इसी वजह से वह चोर पकड़े गए, क्योंकि अरविंद ने अब उनका लोकेशन ट्रैक कर लिया था। इसके बाद अरविंद को नारकोटिक्स का केस मिलता है। इसके अगले सीन में हमें रंजीत नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शहर में एक आदमी काफी सारे लोगों को मारकर उसे जला दे रहा है, जैसे कि हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और अब इसी पैटर्न में शहर में लगभग 5 से 6 मर्डर हो चुके थे। तभी रंजीत का हायर ऑफिसर रंजीत को ये केस सौंपता है और उसे कहते हैं कि तुम इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। दरअसल रंजीत को जब ये केस दिया गया था उस वक्त सिर्फ 2 ही मर्डर हुए होते हैं, मगर उसके बाद और भी बहुत सारे मर्डर हो गए। रंजीत बहुत ही गहराई से इस केस के बारे में जांच कर रहा था, लेकिन उसके इतने बारीकी से इंक्वायरी करने के बाद भी इसे क्राइम स्पॉट पर एक भी क्लू नहीं मिलता। इसी के कारण केस आगे नहीं बढ़ता, बल्कि एक के बाद एक मर्डर होते जाते हैं। अब 2 से 3, 3 से 4 मर्डर होते ही जाते हैं, लेकिन किलर का मारने का पैटर्न हमेशा की तरह सेम ही होता है। और उसके बावजूद भी रंजीत विक्टिम के बारे में भी पता नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता नहीं था कि किसे मारा गया है, क्योंकि ना ही उसे किसी एरिया में किसी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई मिली थी। वहीं दूसरी ओर अरविंद उस नारकोटिक्स केस को सॉल्व करके फाइनली उस ड्रग्स की गैंग को पकड़ लेता है। अब लगातार ऐसे ही 2-3 केसेस सॉल्व करने के बाद अरविंद का हायर ऑफिसर उसे इसी केस के सिलसिले में अप्रिशिएट करने लगता है। हायर ऑफिसर अरविंद को कहता है कि तुम्हारा काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया है, और वो उसकी काफी तारीफ भी करता है। अब वही दूसरी तरफ हमें रंजीत को दिखाया जाता है, जो कि अब तक इस केस में आगे ना बढ़ पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान था। इसी बीच रंजीत को एक कॉल आता है और वो उसे एक लोकेशन बता के उसे वहां बुलाता है। उसके बाद रंजीत बताए गए लोकेशन पर जाने लगता है। तभी रंजीत का गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें रंजीत की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके सर पर बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लग जाती है, जिस वजह से रंजीत कोमा में चला जाता है। अब रंजीत बहुत ही सीरियस सिचुएशन में होता है। उसके बाद अरविंद का हायर ऑफिसर अरविंद को बुलाकर उसे वही सीरियल किलर वाली केस को सौंप देता है और वो उसे कहते हैं कि इस केस की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि मीडिया वाले और ऊपर के हायर ऑफिसर मुझ पे इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि पूछो ही मत। इसी के कारण अगर अब हमारा डिपार्टमेंट इस केस को नहीं सॉल्व कर पाया तो ये केस सीबीआई के हाथों चला जाएगा। फिर वो केस की फाइल देते वक्त कमिश्नर अरविंद के साथ एसआई मनोहर को भी ज्वाइन करवा देता है। अब केस हाथ में लेने के बाद अरविंद उस मनोहर को कहता है कि मैं पहले उन सारे क्राइम स्पॉट को देखना चाहता हूँ जहाँ पहले मर्डर हो चुके हैं। अब ज्वाइनिंग के वक्त तो 2 ही मर्डर हुए थे, इसलिए मनोहर अरविंद को दोनों क्राइम स्पॉट पर लेकर जाता है। वहाँ दोनों थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन इसके बाद शहर में 6 मर्डर और हो चुके होते हैं, वो भी सेम पैटर्न में। मगर इसके बावजूद भी एक भी कुल्लू नहीं मिला, यहाँ तक कि वहाँ पर एक बाल तक नहीं मिलता। इसके बाद जब वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं तभी मनोहर को उसके घर से कॉल आता है। तभी वो कॉल पर बोलता है कि मैं आधे घंटे में घर आ जाऊंगा। फिर अरविंद मनोहर को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है। तब मनोहर उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले ही मेरी बीवी एक एक्सीडेंट में मर गई। मेरा एक बेटा भी है और एक औरत उसकी देखभाल करती है। अब अगले दिन जब अरविंद पुलिस स्टेशन जा रहा था तभी रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसी के कारण अरविंद लिफ्ट मांगने लगता है। तभी अरविंद को देखकर लिफ्ट देने के लिए एक लड़की उसके पास आकर रुकती है। इस लड़की को देखकर अरविंद काफी हैरान हो जाता है और यहाँ से सीन 8 महीने पहले यानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैन होता है और वो एक लड़के को देखने के लिए एक रेस्टोरेंट पर गई थी और इस लड़के को सैन के माँ बाप ने उसकी शादी के लिए देखा था। फिर सैन की माँ उसे कॉल करके कहती है कि लड़का ग्रे कलर का शर्ट पहन कर आएगा, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में सैन आई थी उसी रेस्टोरेंट में अरविंद उसी कलर का शर्ट पहनकर बैठा होता है। अब अरविंद को देखकर सैन को लगता है कि जिसे वो देखने आई है वो वही लड़का है, लेकिन वो लड़का अरविंद नहीं था। इसके बाद भी सैन अरविंद के सामने जाकर उसे प्रपोज कर देती है, लेकिन अरविंद तो इस वक्त किसी और ही काम के लिए वहां आया था।
तभी हमें पता चलता है कि अरविंद इस रेस्टोरेंट में किसी को फॉलो करते हुए आया था। लेकिन अरविंद जिस शख्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर आया था, उससे अरविंद की फाइट हो जाती है। तब जाकर सैन को समझ आता है कि अरविंद एक पुलिस वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अरविंद से प्यार करने लगती है। फिर वो उसे फॉलो करने लगती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां वो अरविंद को लिफ्ट देने के लिए अपनी गाड़ी रोकती है। लेकिन इसी के कारण उसे उसका लिफ्ट देना पसंद नहीं आता, मगर ड्यूटी पर लेट हो जाने की वजह से वो लिफ्ट ले लेता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अरविंद मनोहर दोनों रंजीत को देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ आने पर हमें मालूम चलता है कि रंजीत की हालत अभी भी वैसी ही है, क्योंकि वो अभी भी कोमा में ही है और पता नहीं कब तक रंजीत को होश आएगा। वहीं दूसरी ओर इसी रात किलर एक और शख्स को किडनैप करता है और इस किलर के पास एक पुराने मॉडल की कार होती है। अब अगली सुबह जब अरविंद को और एक डेड बॉडी के बारे में खबर मिलती है, उसके बाद अरविंद तुरंत क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है और वहां पर इस बार भी सेम पैटर्न में मर्डर हुआ होता है, मगर इस बार भी कोई क्लू नहीं मिलता। उसके बाद जब अरविंद मृत शरीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे एक छोटी सी मेटल प्लेट दिखाता है और उसे कुछ अहम जानकारी बताता है। वो डॉक्टर उसे कहता है कि मरने वाला व्यक्ति करीब 30 साल का था और उसके पैर में एक छोटी सी सर्जरी हुई है, जहां से मुझे एक प्लेट मिली है। इस प्लेट पर एक छोटा सा सीरियल नंबर भी अंकित है, जिसकी मदद से उस व्यक्ति के बारे में और भी जानकारी हासिल की जा सकती है। फिर क्या, इसके बाद अरविंद तुरंत एक एक्सपर्ट के पास जाता है और वहां उनसे पूछताछ करता है कि बीते 4-5 महीनों में किन किन लोगों की पैर की सर्जरी हुई है। वह उन्हीं से जुड़ी सारी डिटेल्स मांगता है। फिर डॉक्टर अरविंद से कहता है कि मैं अगले दिन तक सारी जानकारी आपको दे दूंगा। अब डॉक्टर से बात करके अरविंद जैसे ही वहां से निकल रहा होता है, तभी उसे वहां मनोहर नजर आता है, जो कि किसी डॉक्टर से मिलकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। मनोहर को देखकर अरविंद को शक होता है और वो तुरंत उसी डॉक्टर से मिलने चला जाता है। पहले तो डॉक्टर मनोहर से जुड़ी कोई जानकारी देने से इनकार कर देता है, लेकिन जब अरविंद अपनी पहचान पुलिस अफसर के तौर पर बताता है, तो डॉक्टर डर के मारे सब बता देता है। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि मनोहर को दिल की एक बेहद रेयर बीमारी है और हैरानी की बात तो ये है कि मनोहर ने इस बात को किसी को नहीं बताया है। अगले दिन अरविंद को उन सभी लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिनके पैरों की सर्जरी हाल ही में हुई थी। अब अरविंद उस लिस्ट को फिल्टर करता है, मतलब कि वो सिर्फ उन पुरुषों को चुनता है जिनकी उम्र करीब 30 साल है। अब फिल्टर करने के बाद केवल 7 नाम सामने आते हैं। फिर अरविंद और मनोहर इन 7 में से एक एक करके सभी के पास जाते हैं और उनसे सारी जानकारी जुटाने लगते हैं। अब आखिर में वे एक आदमी के घर पहुंचते हैं, जिसका नाम सुधाकर होता है और ये उस लिस्ट में से आखिरी नाम होता है। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि सुधाकर के पिता पैरालिसिस से पीड़ित हैं, इसलिए सुधाकर घर पर ही रहकर छोटे मोटे काम करता है और अपने पिता की काफी अच्छे से देखभाल करता है। जब अरविंद उससे उस मेटल प्लेट के बारे में पूछता है, तभी सुधाकर अरविंद से कहता है कि हाँ सर, हाल ही में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और उसी के चलते मेरे पैर की सर्जरी करानी पड़ी थी। उसके बाद वो अपनी सर्जरी का निशान भी दिखाता है। थोड़ी और पूछताछ के बाद अरविंद उसे एक गिलास पानी मांगता है। अब जैसे ही सुधाकर पानी लाने अंदर जाता है, तो अरविंद मौका देखकर उसके घर में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगता है। तभी सुधाकर ये बात नोटिस कर लेता है और जल्दी से पानी लेकर वापस आ जाता है। तभी अरविंद को महसूस होता है कि सुधाकर कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा है। उस बीच अरविंद को सैन का कॉल आता है और वो अरविंद को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। फिर सैन फोन पर अरविंद से कहती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पहले तो अरविंद मिलने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर उसकी बातों और भावनाओं को समझकर मिलने के लिए मान जाता है। रेस्टोरेंट में मिलने के बाद सैन अरविंद को प्रपोज करती है, लेकिन अरविंद बिना कोई उम्मीद दिए उसके प्रपोजल को ठुकरा देता है। अब उसकी यह बातें सुनकर सैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन जब अरविंद को एक और हत्या की खबर मिलती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग होता है, क्योंकि अब तक कातिल हमेशा लाशों को मारकर शहर से बाहर ले जाकर जला देता था, लेकिन इस बार उसने लाश को शहर के अंदर ही जला दिया था। अब इस बार जांच के लिए अरविंद के साथ साथ लोकल पुलिस की टीम भी मौजूद होती है। इसी बीच एक कांस्टेबल अरविंद को बताता है कि एक पागल भिखारी पुलिस स्टेशन आकर कुछ अजीब सी बातें कर रहा था, लेकिन वो उसकी पूरी बात तो नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो बार बार हमें कह रहा था कि एक लड़की थी, एक नकाब वाला आदमी था और वो लड़की जा रही थी, फिर एक गाड़ी आई, ऐसा ही कुछ कह रहा था। लेकिन लोकल इंस्पेक्टर उस भिखारी की कोई बात नहीं सुनता और वो उसे वहां से भगा देता है। अब ये बात जैसे ही अरविंद को पता चलती है, वैसे ही वो खुद उस भिखारी के पास जाकर पूछताछ करता है। फिर इंस्पेक्टर उसे पूछता है कि कल रात तुमने जो कुछ भी देखा वो सब बातें मुझे बताओ। फिर भिखारी उसे बताता है कि कल रात एक लड़की बस से उतरकर अपने घर की ओर पैदल जा रही थी, तभी एक कार उसके पास आकर रुक गई और फिर कार में बैठे आदमी ने उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। अब तक तो सभी को लगा था कि लाश किसी लड़के की है, लेकिन उस भिखारी की बातें सुनकर साफ हो जाता है कि ये लाश एक लड़की की है। उसके बाद भिखारी उन्हें ये भी बताता है कि वह लड़की हर रोज इसी रास्ते से अपनी स्कूटी पर घर जाती थी। अरविंद अब मनोहर से कहता है, ये लड़की तो रोज अपने ऑफिस से स्कूटी पर घर जाती थी, तो फिर कल रात ही वो स्कूटी से क्यों नहीं गई।
फिर उन्हें लगता है कि शायद उसकी स्कूटी खराब हो गई होगी और उसने गाड़ी ठीक करवाने किसी गराज पर छोड़ दी होगी। अब अरविंद आसपास के मैकेनिक शॉप्स पर जाकर पूछताछ करने लगता है। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि हाँ सर, 2 दिन पहले एक लड़की अपनी स्कूटी यहाँ छोड़कर गई थी। अब अरविंद जब उस स्कूटी की जांच करता है तो उसे उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उन्हीं डॉक्यूमेंट से उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मीरा है। इसके बाद अरविंद और मनोहर सीधा मीरा के घर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वो उस लड़की को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि मीरा तो जिंदा है, लेकिन उसे देखकर कांस्टेबल पहचान जाता है, क्योंकि वो कांस्टेबल उसे कहता है कि तुम ही तो कल हमारे थाने के बाहर खड़ी थी। दरअसल कल जब पागल भिखारी पुलिस स्टेशन में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, तभी उसी वक्त मीरा भी बाहर खड़ी थी, क्योंकि वो अपने खोए हुए कुत्ते की शिकायत दर्ज कराने आई थी। लेकिन कांस्टेबल ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। फिर अरविंद मीरा से पूछता है, तुम शुक्रवार की रात कहाँ थी? उस पे मीरा बताती है कि मैं घर पर ही थी, क्योंकि मेरे माता पिता गांव गए हुए थे। अब इसी बीच मनोहर मीरा के घर की तलाशी लेने लगता है और तभी उसे कुछ ऐसा नजर आता है कि जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत अरविंद को बुलाता है और अरविंद जब यह चीज देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि मीरा अकेली नहीं है बल्कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है। उन्हें एक दीवार पर लगी एक स्कूल की फोटो दिखती है और उस स्कूल का नाम ट्विंस बर्ड्स होता है और उस क्लास में सभी बच्चे जुड़वा होते हैं। अब शक और भी गहरा होने लगता है। फिर वो उस फोटो की मदद से छानबीन करने लगते हैं। उसके बाद अरविंद इस सुराग के बाद सुधाकर को थाने बुलाकर पूछताछ करता है। यहाँ भी हमें चौंकाने वाला सच पता चलता है, क्योंकि सुधाकर का भी एक जुड़वा भाई है। उसके बाद अरविंद सख्ती से उसे पूछता है कि हमें सच बताओ, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? तब वो उन्हें बताता है कि मेरा नाम सुधाकर नहीं सुरेंद्र है और सुधाकर मेरा जुड़वा भाई है। 4 दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया था कि मुझे घर आने में देर होगी, तुम सो जाना। लेकिन अगली सुबह सुधाकर घर नहीं लौटा। सुरेंद्र ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी मुझे एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया और स्क्रीन पर मैंने देखा कि एक मास्क पहना आदमी मेरे भाई सुधाकर को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। फिर उस मास्क वाले ने मुझे धमकी दी कि अगर अपने भाई की जान चाहता है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। अब ठीक वैसा ही मीरा की बहन के साथ भी हुआ था। दरअसल जो मरी हुई लड़की मिली थी वह मीरा थी और जो पुलिस स्टेशन गई थी वह उसकी जुड़वा बहन थी। मास्क वाला हर कदम पर उसकी निगरानी कर रहा था, इसलिए वह पुलिस को सच्चाई नहीं बता पाई और झूठ में कुत्ते की मिसिंग कंप्लेंट का बहाना बनाया। इसके बाद मास्क वाला दोनों को यानी सुरेंद्र और मीरा की बहन को एक सुनसान जगह बुलाता है। वहां एक आदमी रस्सियों से बंधा होता है। मास्क वाला वीडियो कॉल पर कहता है, पास में एक बंदूक रखी है, अगर अपनी बहन या भाई को वापस देखना चाहते हो तो इस आदमी को गोली मार दो। लेकिन उनका चेहरा छिपा हुआ था। अपनों को बचाने के लिए मजबूरी में दोनों उस बंदे को गोली मार देते हैं। अगले दिन दोनों को एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड होती है, जहां उन्होंने उस आदमी को गोली मारी थी और आगे उन्हें वीडियो में उस मरे हुए शख्स का चेहरा दिखता है। तो दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस आदमी को सुरेंद्र ने मारा था वो उसका भाई सुधाकर था और जिसको मीरा की बहन ने मारा वो खुद मीरा थी। वीडियो देखकर दोनों की जिंदगी जैसे एक झटके में उजड़ जाती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दोनों सुरेंद्र और तारा फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने अपने ही हाथों अपने सगे भाई बहन की जान ले ली है। इसी के कारण अब ये दोनों पुलिस के पास भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके उस भयानक काम का वीडियो पहले से रिकॉर्ड हो चुका है और अभी जो हमने देखा वो सब फ्लैशबैक में हो चुका था। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां अरविंद सुधाकर के भाई सुरेंद्र और मीरा की बहन तारा को आमने सामने बुलाता है और वो उन्हें बताता है कि मास्क पहनने वाले कातिल ने ही सब कुछ प्लान किया था और उन्हें ब्लैकमेल करके उनके ही हाथों से उनके अपने अपनों को मरवा दिया। फिर अरविंद उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अब शॉकिंग बात तो ये थी कि दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। दरअसल ये दोनों स्कूल टाइम के क्लासमेट रह चुके होते हैं। सुरेंद्र जैसे ही तारा को कहता है, तुम तारा हो ना? तो वो हाँ बोलती हैं। फिर अरविंद उन्हें स्कूल के दिनों की एक पुरानी ग्रुप फोटो उन्हें दिखाता है और पूछता है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? फिर दोनों बिना एक पल गवाए एक ही नाम लेते हैं, जो था बेजामिन। अब मामला और गहरा हो जाता है। इसी बीच अरविंद तारा के फोन में एक तस्वीर देखता है और ये उसी लड़की की थी जिसने उसे कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट में मिलकर प्रपोज किया था और इसीलिए वो हैरानी से पूछता है कि ये कौन है? तो तारा उसे बताती है कि ये मेरी फ्रेंड संजना है और हम हाल ही में एक मॉल में मिले थे। तभी अरविंद को ये बात भी खटकती है कि सुधाकर के पैर में तो सर्जरी हुई थी, लेकिन सुरेंद्र का पैर भी बंधा हुआ था। तभी वह पूछता है कि सुरेंद्र, तुम्हारे पैर में चोट कैसे आई? उस पे सुरेंद्र कहता है कि जब मैंने देखा कि मेरे भाई के पैर में पट्टी बंधी है तो शक ना हो, इसलिए मैंने खुद ही अपने पैर को चोट पहुंचाई थी, ताकि सबको लगे कि मैं वही हूँ। अब सारा मामला ट्विंस और उनके स्कूल से जुड़ने लगता है। अरविंद और मनोहर अब उस स्कूल की प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं और उन्हें पूरा केस समझाते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि कोई सीरियल किलर है जो सिर्फ जुड़वा बच्चों को ही अपना निशाना बना रहा है और अब तक जितने भी मारे गए हैं वो सभी इसी स्कूल से हैं।
और इसी क्लास से पढ़े हैं। अब इतना सुनते ही प्रिंसिपल का चेहरा सुन्न हो जाता है और फिर वो एक ही नाम लेती है, बेंजामिन। प्रिंसिपल अब अरविंद और मनोहर को अपने स्कूल की पुरानी कहानी बताने लगती है, यानी कि आज से करीब 26 साल पहले की। वो बताती है कि उन्होंने और उनके पति ने मिलकर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया था। इसी समय में उस स्कूल में एक दिलचस्प घटना घटी, क्योंकि एक साथ 6 जुड़वा बच्चों ने वहां एडमिशन लिया और यह खबर अब पूरे इलाके में फैल गई और स्कूल की लोकप्रियता अचानक बढ़ने लगी। फिर प्रिंसिपल के पति ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने एक आकर्षक विज्ञापन निकाला, अगर आपके बच्चे जुड़वा हैं तो सिर्फ एक की ही फीस भरें और दोनों को पढ़ाएं। इस स्कीम को देखकर कई माता पिता अपने जुड़वा बच्चों को इसी स्कूल में लाने लगे। धीरे धीरे स्कूल और भी लोकप्रिय होता गया और फिर उसका नाम भी बदल दिया गया। अब वो स्कूल कहलाने लगा था ट्विन बर्थ स्कूल। एक दिन प्रिंसिपल और उनके पति एक चेस टूर्नामेंट देखने पहुंचे। वहीं उनकी नजर पहली बार बेंजामिन पर पड़ी। बेंजामिन न सिर्फ शानदार खेल रहा था, बल्कि प्रतियोगिता भी जीत गया। उसके साथ उसका भाई फ्रांसिस भी था, लेकिन वो उतना तेज दिमाग वाला नहीं था। फ्रांसिस थोड़ा कमजोर था, पढ़ाई में भी और मानसिक रूप से भी। फिर प्रिंसिपल और उनके पति ने सोचा कि अगर बेंजामिन हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो उसके चेस टैलेंट से स्कूल का नाम और भी ऊंचा होगा। उसके बाद वे दोनों भाइयों के घर जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि वे अनाथ हैं और उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं जो उनको सहारा दे सके। वो फुटपाथ पर छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे दोनों अपनी पढ़ाई और जिंदगी चला रहे थे। फिर प्रिंसिपल और उनके पति ने दोनों भाइयों को ऑफर दिया कि हमारे स्कूल में पढ़ो, हॉस्टल में रहो और पढ़ाई खेल में आगे बढ़ो। ये सुनकर बेंजामिन और फ्रांसिस दोनों बहुत खुश हो गए। फिर अगले ही दिन दोनों का एडमिशन ट्विन बर्थ स्कूल में हो गया। अब स्कूल में दाखिला मिलते ही बेंजामिन और फ्रांसिस की जिंदगी बदलने लगी। बेंजामिन तो पहले से ही होशियार था, लेकिन अब फ्रांसिस भी पढ़ाई में सुधार दिखाने लगा। इसलिए क्लास में जब भी कोई टीचर पढ़ाता, उदाहरण इन्हीं दोनों का दिया जाता। वहीं दूसरी ओर बेंजामिन हर चीज मुकाबला जीतने लगा। इसी के कारण स्कूल का नाम रोशन होता गया। मगर क्लास के दूसरे लड़कों को ये पसंद नहीं आया। वे फ्रांसिस से जलने लगे और उसे तंग करने लगे। बेंजामिन हमेशा अपने भाई की रक्षा करता। एक दिन उसने गुस्से में आकर कई लड़कों की पिटाई कर दी, क्योंकि वो सब फ्रांसिस को चिढ़ा रहे थे। इस घटना के बाद प्रिंसिपल ने सभी को सजा दी, साथ ही में बेंजामिन को भी। अब चेस टूर्नामेंट पास आ रहा था, तो प्रिंसिपल ने बेंजामिन की ट्रेनिंग शुरू की, मगर हर बार वो बेंजामिन को हरा देती। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसे ही खेलोगे तो टूर्नामेंट हार जाओगे। उसके बाद बेंजामिन ने फिर से रिक्वेस्ट करके कहा कि मिस, एक गेम और खेलते हैं। और इस बार चौंकाने वाली बात ये थी कि बेंजामिन जीत गया। फिर प्रिंसिपल उसके खेल के अंदाज से हैरान रह गईं। उन्होंने बेंजामिन से पूछा कि अगर तुम इतना अच्छा खेलते हो, फिर मुझसे हर बार हारते क्यों गए। उस पे बेंजामिन ने मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, मुझे आपके अंदर मेरी मां नजर आती है और माँ से कोई नहीं जीत सकता। ये सुनकर प्रिंसिपल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बेंजामिन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक बेहद भावनात्मक और समझदार बच्चा भी है। बेंजामिन की सोच अलग थी। उसके पास सिर्फ प्लान ए और बी नहीं, बल्कि प्लान सी भी होता था। फिर ऐसे ही एक रात वह फ्रांसिस के पास आता है, जो अंधेरे से बहुत डरता है, क्योंकि फ्रांसिस को डार्क फोबिया था और बेंजामिन हमेशा उसका सहारा बनता। अगले दिन प्रिंसिपल का पति बेंजामिन को टूर्नामेंट के लिए साथ ले जाता है। तभी फ्रांसिस को स्कूल में ही छोड़ दिया जाता है। प्रिंसिपल तो फ्रांसिस को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके दूर जाते ही क्लास के बच्चे फिर से फ्रांसिस को परेशान करने लगते हैं। फ्रांसिस अब अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वो इतना डर जाता है कि रो रो कर बेहाल हो जाता है, लेकिन ये बात वो प्रिंसिपल तक को नहीं बताता। कुछ दिन बाद जब बेंजामिन चेस टूर्नामेंट जीतकर स्कूल लौटता है, तो फ्रांसिस उसे भी कुछ नहीं बताता। अब स्कूल में प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू होती हैं, इसीलिए जुड़वा बच्चों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स लैब में जाते हैं, बाकी रिकॉर्ड नोट करते हैं। इसी के दौरान 2 टीचर आपस में बात करते हैं कि फ्रांसिस को डार्क फोबिया है, उसे अंधेरे से बेहद डर लगता है। लेकिन अब ये बात पास ही खड़ा एक लड़का सुन लेता है और वह जाकर पूरी क्लास को बता देता है। कुछ समय बाद जब फ्रांसिस लैब में होता है, तब उसके क्लासमेट्स जानबूझकर लैब की लाइट्स बंद कर देते हैं। अब अंधेरे में फंसा फ्रांसिस जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। वो बहुत ही रोता है, लेकिन कोई उसके पास नहीं आता। और इसी बीच उसका भाई भी उसके साथ नहीं था। सब क्लास के लड़के उस पर हंसते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। अब बेंजामिन जैसे ही उसकी आवाज सुनता है, तो वो दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन उन बच्चों ने क्लासरूम भी अंदर से लॉक कर दिया था। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज दरवाजा खोलो और मेरे भाई को छोड़ दो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और जब वो दरवाजा खोलते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं होता। फ्रांसिस का अंतिम संस्कार किया जाता है। बेंजामिन 3 दिन तक उसकी कब्र के पास बैठा रोता रहता है। लोग उसे बुलाते हैं, लेकिन वो एक इंच भी नहीं हिलता। फिर एक दिन एक नन, जो ऑर्फनेज चलाती है, प्रिंसिपल और उनके पति के पास आती है। वो उन्हें कहती है कि बेंजामिन का यहाँ रहना सही नहीं है, क्योंकि हर चीज में उसे फ्रांसिस की याद दिलाएगी। मुझे उसे अपने साथ ले जाने दीजिए। बच्चे की हालत देखकर वे बेंजामिन को नन के साथ भेज देते हैं। अब आगे का सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल अरविंद से कहती है कि वही आखिरी दिन था जब मैंने बेंजामिन को देखा था।
फिर कुछ समय बाद खबर आई कि उसे एक परिवार ने उसे गोद ले लिया है। और शायद हमारे स्कूल पर उसी दिन से बेंजामिन का श्राप लग गया, क्योंकि एक भयानक आग ने हमारे स्कूल को राख कर दिया। और इस बात से मेरा पति ये सदमा नहीं झेल पाया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद अरविंद स्कूल से सारे पुराने स्टूडेंट्स की डिटेल्स लेकर वहां से निकल जाता है और पहुंचता है संजना के घर। संजना वही लड़की थी जिसने उसे पहले प्रपोज किया था, लेकिन अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने खड़ी लड़की कहती है, कहिए आपको किससे मिलना है। अब ये देखकर अरविंद चौंक जाता है, क्योंकि जिसने दरवाजा खोला वो संजना नहीं बल्कि अंजना थी। दरअसल ये भी जुड़वा बहनें थीं। तभी संजना दौड़ती हुई आती है और अरविंद से लिपट जाती है। अरविंद शांत लहजे में कहता है कि मैं यहाँ शादी की बात करने नहीं बल्कि एक जरूरी केस के सिलसिले में आया हूँ। इसके बाद वो दोनों को पूरी सच्चाई बताता है और उन्हें चेतावनी देता है कि तुम दोनों की जान को खतरा है। सुरक्षा के लिए वह दोनों को मनोहर के घर भेज देता है। अब जुड़वा स्टूडेंट्स में सिर्फ 2 नाम बचते थे, धीरन और धीरज। अरविंद उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। अगले दिन पुलिस को एक और जली हुई लाश मिलती है। फिर क्राइम सीन पर कमिश्नर खुद आता है और अरविंद पर भड़क उठता है। वो गुस्से में उसे कहता है कि तुम धीरन और धीरज को ढूंढ नहीं पाए तो ये किल उन्हें कैसे ढूंढ लाया, और अब हम कैसे जाने कि मरा हुआ धीरन है या धीरज। जिस पे अरविंद आत्मविश्वास से कहता है कि ये धीरन है। फिर वह बताता है कि उस दिन स्कूल के स्टूडेंट्स 2 बैच में बांटे गए थे। एक बैच फिजिक्स लैब गया था, दूसरा केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब में ही लाइट ऑफ कर दी गई थी और वही फ्रांसिस की मौत हुई थी। फिर इस घटना को बेंजामिन भूल नहीं पाया। अब वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मार रहा है जो उस दिन फिजिक्स लैब में थे, जैसे वह चाहता हो कि वे भी वही दर्द महसूस करें जो उसने अपने भाई के खोने पर झेला। उसके बाद वो कमिश्नर से कहता है कि सर प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, क्योंकि मैं कातिल के बहुत करीब हूँ। उधर अस्पताल में रंजीत को होश आता है। उसके बाद अरविंद तुरंत उनसे मिलने निकल पड़ता है। रंजीत होश में आने के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह कहता है कि मेरा एक्सीडेंट यूं ही नहीं हुआ था और मुझे किसी अनजान नंबर से एक फेक कॉल आया था। अब मैं जैसे ही वहां जाने लगा तो रास्ते में एक पुरानी मॉडल की काली कार मेरे सामने से गुजरी और उसी कार ने मुझे टक्कर मार दी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसी शख्स ने मुझे अस्पताल भी पहुंचाया। अब अरविंद सोच में पड़ जाता है। इसका मतलब कातिल हमारे बहुत ही करीब है। वो हमारी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। इसी दौरान प्रिंसिपल अरविंद को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं एक जरूरी बात बताना भूल गई। हर साल फ्रांसिस की पुण्यतिथि पर बेंजामिन उसकी कब्र पर आता है, चुपचाप फूल रखता है और लौट जाता है। कल फ्रांसिस की डेथ एनिवर्सरी है, मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। अब अरविंद उसी रात कब्रिस्तान पहुंचता है और छिपकर इंतजार करने लगता है। आधी रात को एक साया चुपचाप फूल लेकर कब्र के पास आता है और अब जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है तो अरविंद हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मनोहर होता है। अरविंद तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मनोहर चेहरा छिपाकर भागने लगता है। फिर वो उसी पुरानी काली कार में बैठता है जो रंजीत के एक्सीडेंट में इस्तेमाल हुई थी। उसके बाद अरविंद उसका पीछा करता है, मगर मनोहर उसे चकमा देकर फरार हो जाता है। फिर अरविंद भागता हुआ उसके घर पहुंचता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि मनोहर तो घर पर ही होता है और वो सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब अरविंद जानता था कि कुछ गड़बड़ है। वो तेजी से घर के अंदर जाता है और वहां जो नजारा देखता है वो रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि वहां संजना और अंजना दोनों को मनोहर ने रस्सियों से बांध कर रखा होता है। अब अरविंद कुछ समझ नहीं पाता, तभी मनोहर उस पर वार करता है और अंजना को उठाकर वहां से भाग जाता है। अब जैसे ही अरविंद होश में आता है वैसे ही अरविंद और संजना मिलकर मनोहर की तलाश शुरू करते हैं। तभी अरविंद को याद आता है कि मनोहर हर बार एक पुरानी अधूरी बिल्डिंग पर अपने शिकार को बुलाता रहा है। फिर वो दोनों तेजी से वहीं पहुंचते हैं। तभी वहां उन्हें मनोहर दिखाई देता है और अब वहां दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी के दौरान अरविंद संजना को एक गन पकड़ाता है और कहता है कि मनोहर लिफ्ट से नीचे आ रहा है अंजना को मारने। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आए तुम गन से उसे शूट करके खत्म कर देना। अब संजना को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसको तो सिर्फ अपने बहन को बचाना था। अब जैसे ही लिफ्ट खुलने वाली थी तभी लिफ्ट की ओर संजना खड़ी हो जाती है। अब लिफ्ट नीचे आती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो संजना बिना सोचे समझे गोली चला देती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि अंदर मनोहर नहीं बल्कि अंजना थी और संजना ने अपनी ही बहन को गोली मार दी थी, बिना देखे बिना सोचे। अब वहां से सीन सीधा फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां कुछ देर पहले जब अरविंद और मनोहर के बीच जबरदस्त फाइट चल रही थी तभी मनोहर की नजर अरविंद की छाती पर पड़ी, जहां साफ लिखा था फ्रांसिस। और अब उसी पल मनोहर के चेहरे पर गहरा हैरानी का साया छा जाता है, क्योंकि अब सारा सस्पेंस सामने आ जाता है, क्योंकि बेंजामिन कोई और नहीं बल्कि अरविंद ही है। और हाँ, यही था वो मोड़ जिसने दर्शकों का दिमाग हिला कर रख दिया, क्योंकि असल में अरविंद ने ही अंजना को जानबूझकर लिफ्ट से नीचे भेजा और इसी बीच संजना को गन थमा दी ताकि वो बिना देखे गोली चला दे। और हुआ तो वैसा ही जैसे अरविंद ने प्लान किया था। संजना ने अंजना को ही गोली मार दी। कुछ देर बाद रंजीत वहां पहुंचता है और वो अरविंद से भिड़ जाता है।
तभी वो उसे काबू में लेकर हिरासत में ले लेता है। अब रंजीत खुद अरविंद से पूछताछ करता है कि तुम अब तक पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाते रहे थे और तुमने ये सब कुछ बचपन का बदला निकालने के लिए किया। उस पे अरविंद अब शांति से जवाब देता है कि हाँ, मेरा भाई फ्रांसिस भी बच्चा ही था। उसकी मौत के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। मैं हर दिन मरता रहा, जबकि बाकी सब जो लोग सब हंसते खेलते अपनी जिंदगी जी रहे थे और उन्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पड़ा, बहुत पड़ा। मैं जानता था कि अगर मैं सीधा बदला लूंगा तो कभी नहीं जीत पाऊंगा। इसलिए मैंने तय किया कि खुद पुलिस बन जाऊंगा। उसके बाद मैं पुलिस बना और मैंने खुद चेन्नई ट्रांसफर करवाया। उसके बाद मैंने अपने सारे पुराने क्लासमेट्स को ट्रैक किया, हर एक की डिटेल्स निकाली, लेकिन संजना, अंजना, धीरन और धीरज इन 4 नामों की जानकारी नहीं मिल पाई। मैंने सोचा स्कूल की फाइलों से उनका पता चलेगा, इसलिए मैंने सुधाकर को मार डाला ताकि केस मेरे पास आए। लेकिन कमिश्नर ने वो केस तुम्हें यानी रंजीत को दे दिया। मुझे पता था तुम सुधाकर की पैर में लगी प्लेट की मदद से सच तक पहुंच जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन मुझे तुम्हें मारना नहीं था, इसीलिए मैंने खुद तुम्हें अस्पताल पहुंचाया। और फिर जब कमिश्नर ने मुझे ये केस सौंपा, वहां से ही मेरा खेल शुरू हो गया और हर मोहरा अपनी जगह पर आने लगा। अरविंद आगे बताता है कि उसके बाद मैंने स्कूल जाकर प्रिंसिपल से धीरन और धीरज की डिटेल्स निकाली और पहला निशाना बना धीरन। पहले मैंने उसे खत्म कर दिया, लेकिन तभी मुझे शक हुआ कि तुम्हारा एक आदमी मुझे फॉलो कर रहा है, इसलिए मैंने इस पूरे खेल में मनोहर को शामिल किया। तभी हमें मालूम चलता है कि अरविंद ने मनोहर को ब्लैकमेल किया था, उसके बेटे की जान लेने की धमकी देकर उसे अपने इशारों पर नचाने लगा था। अब सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है, यानी हमें पास में दिखाया जाता है कि अरविंद मनोहर को ब्लैकमेल करके कुछ काम वगैरह करने के लिए कहता है, जैसे कि पहले तो वो फ्रांसिस की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए कहता है, उसके बाद एक पुरानी काली कार से भागने के लिए कहता है। इस तरह से वो मनोहर का इस्तेमाल अंजना को मारने के लिए करता है और अब सब कुछ वैसा ही होता है जैसे अरविंद चाहता था। वहीं अब दूसरी ओर रंजीत को अरविंद पर शक होने लगा था। फिर अरविंद पूछता है कि आपको मुझ पर शक कैसे हुआ। फिर रंजीत बताता है कि कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ठीक होने के बाद जब तुम मेरे घर आया था, तभी मैंने तुम्हारे जेब में एक लाइटर देखा था और ये ठीक वैसा ही लाइटर था जैसा मेरे एक्सीडेंट के वक्त मुझे तुम्हारे गाड़ी में दिखा था। लेकिन मैं यहीं पर ही नहीं रुका, मैंने अरविंद की पड़ताल की और जो पता चला उसने मुझे हिला दिया। अरविंद का असली नाम बेंजामिन था और उसका भाई वही फ्रांसिस जिसकी मौत स्कूल हादसे में हुई थी। अब सारा राज उजागर हो चुका था, इसलिए रंजीत अरविंद को गिरफ्तार करता है और मीडिया के सामने आकर सारी सच्चाई दुनिया को बता देता है। इस न्यूज को देखकर धीरज खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और गलती से रंजीत और मनोहर से टकरा जाता है। इसी बीच खुलासा होता है कि कुछ दिन पहले अरविंद ने एक गैंग को पकड़ा था जो कि एक फाइनेंस कंपनी में चोरी कर रहे थे और उस गैंग के लीडर थे धीरन और धीरज, और इसमें से एक भाई जेल में था और दूसरा अंडरग्राउंड। अब जब धीरज ने देखा कि बेंजामिन यानी अरविंद का राज सबके सामने आ गया है, तो वह बाहर निकल आता है। वहीं दूसरी ओर रंजीत और मनोहर दौड़ते हुए जेल की ओर जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरविंद ने धीरन को पहले ही मार डाला था। अब लास्ट में अरविंद एक आखिरी सच बताता है। वो रंजीत से कहता है कि मैंने तुम्हें वो लाइटर जानबूझकर दिखाया था ताकि तुम मुझे पकड़ सको, फिर मैं जेल जाकर वहां से धीरन को खत्म कर सकूं। और यही था मेरा प्लान सी, क्योंकि जिस दिन फ्रांसिस मरा उसी दिन बेंजामिन भी मर गया था और मैं सिर्फ एक ही मकसद के लिए जिंदा था, और वो था फ्रांसिस का बदला। फिर वह मनोहर से कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा दिल तुम्हारा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें मेरा दिल डोनेट कर दिया है। उसके बाद अरविंद यानी बेंजामिन अपने पॉकेट में से कुछ गोलियां निकालकर खा लेता है और वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है, यानी वो मर जाता है। और मरने से पहले वो कहता है कि मुझे मेरे भाई यानी फ्रांसिस के बगल में ही दफनाना। और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मूवी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।